अगली प्रोसेस बताने वाले डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है, क्यों होती है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉइल कौन सी बनती है। तो ये मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कब होगा, ध्यान से सुनना, ये तभी होगा जब सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। कैल्सिफिकेशन कब हो रहा था, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होते हैं तब कैल्सिफिकेशन हो रहा था। अब जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, मींस वाटर भी प्रेजेंट होगा और CO2 भी प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन। तो सैलिनाइजेशन एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनो। सैलिनाइजेशन में क्या होता है, जो सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट हैं ये सॉइल में एक्युमुलेट होने लगते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन कहते हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, ऐसी सॉइल जो साल्ट से अफेक्टेड है, ऐसी सॉइल जो साल्ट से अफेक्टेड है। तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ इसको कि एक्चुअली ये क्या है। तो इसमें कहा गया है कि जो सॉइल कोलाइडल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि सॉइल का कोलाइड है या क्ले पार्टिकल है, इनके ऊपर क्या होता है, सोडियम आयन एडजॉर्ब हो जाता है, किसके द्वारा, बेस एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो स्वागत है सभी लोगों के सेशन में। आज जो करवाने वाले हैं हम सॉइल फॉर्मेशन का पार्ट 3 करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 आपको दे दिए हैं। वीडियो सेक्शन वाले आप ऑप्शन पे जाओगे तो आपको सारे सॉइल साइंस जितना भी हमने अभी तक करवाया है वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बनवा रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को चेक कर लें, जिसमें हमने आपको बेसिक ऑफ सॉइल साइंस करवाया है, रॉक्स एंड मिनरल्स करवाया है। अब इस समय जो चल रहा है वो आपका सॉइल फॉर्मेशन चल रहा है। अब थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया हुआ था। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये बताया था। और साथ ही साथ में इसमें कुछ प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे लेटराइजेशन हो गया, पार्टजुलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ कैल्सिफिकेशन भी मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना, होराइजोनेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने है जो डिस्कस कर चुका हूँ। तो सारे आपने नोट्स भी बनाए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या चीज़ ऐसी थी जो समझ में नहीं आई है। प्लीज़ ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आप अगली क्लास में इसे डिस्कस कर सकते हो दोबारा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज हम बताने वाले हैं अगला पार्ट, डीकैल्सिफिकेशन। अगली प्रोसेस बताने वाले डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन क्या है, क्यों होती है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉइल कौन सी बनती है। तो डीकैल्सिफिकेशन, देखो डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है, अभी हमने कैल्सिफिकेशन क्या बताया था, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब किसी सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने लगता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन वो कहते हैं। और कैल्सिफिकेशन मेनली हो रहा था कहाँ पर, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पर वर्षा कम हो रही थी, वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगता है, और उसकी रिएक्शन भी हमने आपको प्रॉपर बताई थी। अब डीकैल्सिफिकेशन में एक्चुअली क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन में होगा सर रिमूवल, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट बना सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हो जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिख लो रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द सोलम लेयर। सोलम का मतलब A+B होराइजन, फ्रॉम द सोलम लेयर, सोलम लेयर। अब ये सोलम लेयर क्या है, जब आप सॉइल प्रोफाइल हम आपको जब पढ़ाएंगे तो सॉइल प्रोफाइल में हम आपको 5 मास्टर होराइजन बताएंगे। क्या बताएंगे, 5 मास्टर होराइजन, जिसमें पहला है O, फिर A, फिर E, फिर B है और C है, ठीक है। तो यहाँ पर A और B के बीच में E होता है, तो हम A+B लिख देते हैं। तो A+B ये क्या कहलाता है, आपका सोलम कहलाता है। तो इसी लेयर में बहुत सारे रीजन होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने के, रेनफॉल कम होने की वजह से, मान लो एक उसमें ये भी रीजन है। तो इसमें जब डिपॉजिट हो जाता है तो कैल्सिफिकेशन, जब इसमें से रिमूव हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। और आउट ऑफ सेक्शन, नेक्स्ट लो, एंड आउट ऑफ सेक्शन, आउट ऑफ सेक्शन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल से रिमूव हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। तो एक्चुअली कैसे होगा, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी रिएक्शन लिखवाते हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कब होगा, ध्यान से सुनना, ये तभी होगा जब सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। कैल्सिफिकेशन कब हो रहा था, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड
absent होते हैं तब कैल्सिफिकेशन हो रहा था। अब जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, मींस वाटर भी प्रेजेंट होगा और CO2 भी प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा, डीकैल्सिफिकेशन होगा। क्या होगा, तो डीकैल्सिफिकेशन। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका मतलब है कि हाई रेनफॉल एरियाज में होगा, क्योंकि वाटर तो तभी मिलेगा ना। तो इससे क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, इसीलिए लीच नहीं कर पाता, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है वहीं। तो ये जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये लीच कर जाता है, इससे इसकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। तो देखो रिमूव हो गया हाई रेनफॉल की वजह से। अब ये रिएक्शन जो है कहां पर होगी, जहां पर वर्षा ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस अकर्स मोस्टली इन ह्यूमिड रीजन। मतलब कि बात किसकी की जा रही है, हाई रेनफॉल एरियाज की बात की जा रही है, हाई रेनफॉल एरियाज। तो ये आपकी प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और देखो दोनों ही, जैसे हमने कहा है, ये रिएक्शन कब होगी, जब CO2 प्लस वाटर दोनों ही सॉइल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होगी। याद रखना, कैल्सिफिकेशन कब हो रहा था, जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब दोनों ही सॉइल में क्या हो, दोनों ही सॉइल में प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर। तो अब आपको कैल्सिफिकेशन समझ में आ गया होगा, कैल्सिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअल रिएक्शन क्या है। और हाँ, अब बनने वाली सॉइल क्या कहलाएगी, तो बनने वाली सॉइल कहलाएगी नॉन कैल्केरियस सॉइल। क्या कहलाएगी, नॉन कैल्केरियस सॉइल। ऐसी सॉइल जिसमें क्या होता है, लेस देन 1% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, वो आपकी नॉन कैल्केरियस सॉइल कहलाएगी। और वो सॉइल जिसमें मोर देन 1% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, वो आपकी कहलाती है कैल्केरियस सॉइल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सैलिनाइजेशन। ये हम आपको और भी डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ाएंगे। तो अभी जो है प्रोसेस थोड़ी सी बताएंगे, इसे हम समझाएंगे, है ना, जिस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ओके, चलो सैलिनाइजेशन। तो सैलिनाइजेशन एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनो। सैलिनाइजेशन में क्या होता है, जो सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट हैं, ये सॉइल में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिनाइजेशन कहते हैं। और देखो यहां पर पहले लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ soluble neutral salt, अब ये soluble न्यूट्रल साल्ट कौन से हैं, सल्फेट हैं, क्लोराइड हैं, नाइट्रेट होते हैं, किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, पोटेशियम के और सोडियम के। देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट ही न्यूट्रल साल्ट होते हैं। तो जब किसी सॉइल में ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं या इनका एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी सैलिनाइजेशन कहलाती है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट इन सॉइल इज नोन एज या इज कॉल्ड सैलिनाइजेशन। बोलो समझ में आ गया सभी को। मुझे लगता है कि आपको ये जो हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आपको कभी मुझे लगता है कि ये फील नहीं होता होगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, तो हमें समझने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कभी नहीं होगा, डोंट वरी। आप लोग इत्मीनान से पूरा वीडियो देखा करो, समझा करो, जो मैं कहना चाहता हूँ उस वर्ड को समझो। ठीक, अब देखो इस प्रोसेस से जो सॉइल बनेगी, उसको हम कहते हैं सैलाइन सॉइल। क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल। इसको सैलाइन सॉइल कहा जाता है। तो ये जो सैलाइन, एल्कली, ये सारी जो सॉइल हैं, ये कैटेगरी है किसकी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल की। तो जब हम आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ाएंगे, साल्ट अफेक्टेड सॉइल, उसमें हम आपको सॉइल की 4 कैटेगरी बताएंगे। कितनी कैटेगरी बताएंगे, 4 कैटेगरी बताएंगे। उसमें सबसे पहली है सैलाइन सॉइल, ठीक है। दूसरी हम आपको बताएंगे नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल, या एल्कली सॉइल इसको बोल देंगे सिंपल,
एल्कली सॉइल। तीसरी कैटेगरी है सलाइन एल्कली सॉइल, सलाइन एल्कली सॉइल, ठीक है। और चौथी कैटेगरी है आपकी डिग्रेडेड सोडिक सॉइल, डिग्रेडेड सोडिक, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। तो ये आपकी चार कैटेगरी हम आपको पढ़ाएंगे साल्ट अफेक्टेड सॉइल में। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, ऐसी सॉइल जो साल्ट से अफेक्टेड है, ऐसी सॉइल जो साल्ट से अफेक्टेड है। अब आप कहोगे सर साल्ट क्या है, ये न्यूट्रल साल्ट यहां पर आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो देखो जनरली जो साल्ट होता है आपका, जो साल्ट होता है ये बनता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या बन जाता है? साल्ट। सिंपल। तो क्या बन जाएगा? साल्ट। तो यहां पर देखो साल्ट लिखा हुआ है, साल्ट जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। हम आपको एक एक करके इसमें बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। एक होता है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। एक होता है एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। और एक होता है आपका बेसिक साल्ट। अभी वापस वहीं पर आते हैं, ठीक है, बेसिक साल्ट। अब ये न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और ये बने कैसे हैं? तो ध्यान से थोड़ा थोड़ा सुन लो। न्यूट्रल साल्ट कब बनता है? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका न्यूट्रल साल्ट बन जाता है। और जब एसिडिक साल्ट कब बनता है? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये हम आपको आगे बताएंगे, जब साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ाएंगे तो हम आपको वीक बेस के नाम बताएंगे और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के भी। बेसिक साल्ट कब बनता है? बेसिक साल्ट बनता है जब वीक एसिड हो। क्या हो? वीक एसिड, एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तब जो है आपका बेसिक साल्ट बनता है। तो ये जो आपकी सैलिनाइजेशन है, इसमें किस तरह के साल्ट एक्यूमुलेट होते हैं? इसमें सर न्यूट्रल साल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, जो कि बने हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के। समझ में आ रही बात? जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब आपको सैलिनाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब सैलिनाइजेशन से बनने वाली सॉइल तो आपको पता चल गई है, सैलाइन सॉइल कहलाती है। साथ ही साथ में ये भी याद रखना कि किस क्लाइमेट में सैलिनाइजेशन होगा। तो क्लाइमेट याद रखना, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जहां पर रेनफॉल जो है कम होती है वहां पर जो है साल्ट एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब साल्ट एक्यूमुलेशन होकर कई सारे कारण हो सकते हैं। रेनफॉल कम होती है, अब रेनफॉल कम होगी तो जो साल्ट है वो लीच नहीं करेंगे, तो धीरे 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 उस सॉइल में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और एक समय के बाद जो है सॉइल साल्ट अफेक्टेड सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा सोर्स हो सकता है इरिगेशन वाटर। अगर किसी सॉइल में आप ऐसा वाटर यूज कर रहे हो जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट है, मीन साल्टी वाटर आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो धीरे 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 वो साल्ट जो है सॉइल में एक्यूमुलेट होने लगेंगे और एक समय के बाद वो सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साल्ट अफेक्टेड सॉइल में। और क्या सोर्स हो सकते हैं? और सोर्स हो सकते हैं सॉइल में वाटर लॉगिंग, पुअर ड्रेनेज का होना। पुअर ड्रेनेज का मतलब अच्छा जल निकास ना होना। जब अच्छा जल निकास नहीं होगा तो जो पुअर क्वालिटी वाला वाटर है वो उसी फील्ड में बना रहेगा और वही साल्ट जो है वो सॉइल में धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहेंगे। सॉइल सरफेस के नीचे हार्ड पैन का डेवलप होना। जब सॉइल सरफेस के नीचे जो है वो हार्ड पैन बन जाती है तो उस हार्ड पैन से नीचे न तो वाटर जा पाता है, वाटर नहीं जा पाएगा तो साल्ट तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, तो धीरे 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 उसमें भी साल्ट एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल। अगर कोई सॉइल ऐसे पेरेंट मटेरियल से डेवलप हो रही है जो ऑलरेडी बेसिक है, हमने आपको बेसिक इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल बताए हैं और आपको सब बेसिक इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल बताएं। अगर सॉइल इनसे बनी है तब भी सॉइल कैसी डेवलप होगी? सैलाइन डेवलप होगी या ऐसी डेवलप होगी जिसमें साल्ट एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाएंगे। जैसे हम सोर्स बता रहे हैं सिंपली आपको। तो ये और ऐसे फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बेसिक नेचर के हैं, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी सैलिनाइजेशन होने के चांसेस बने रहते हैं बराबर। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है कि तुम लोगों को ये सैलिनाइजेशन जो प्रोसेस है वो समझ में आई होगी, किस क्लाइमेट में हो रही है। जब हम आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कराएंगे। ठीक है, सैलाइन सॉइल के बारे में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे और यही साल्ट जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। याद रखना, अगर मैं कहूं कि सॉइल की प्रॉपर्टी को, जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उस सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो यही साल्ट जो है वो डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा साल्ट प्रेजेंट है। अगली प्रोसेस, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आएगा। इसकी अगली जो प्रोसेस है एल्कलिनाइजेशन या एल्कलाइजेशन कह देते हैं इसको, एल्कलिनाइजेशन।
एल्कलाइजेशन या एल्कलिनाइजेशन ये क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। जब किसी सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम जो है बेस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू एड्जॉर्ब हो जाता है किसी कोलाइड के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलाइजेशन। इससे जो सॉइल में इंडोपेडान डेवलप होता है उस इंडोपेडान को नाइट्रिक इंडोपेडान कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक इंडोपेडान कहते हैं। तो इस प्रोसेस को आप लोग लिख सकते हो, फिर हम आपको इसको समझा देते हैं, बच्चे अच्छे समझा देंगे, डोंट वरी। लिख लो, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस यहां पर लिख दिया है, सोडियम आयंस ऑन सॉइल कोलाइड, सोडियम आयंस ऑन सॉइल कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, सॉइल कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बाय बेस एक्सचेंज प्रोसेस, बाय, अभी समझाते हैं इसको, बेस एक्सचेंज प्रोसेस, बेस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम है वो एक्सचेंजेबल साइट पे एड्सॉर्ब हो जाता है, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ इन नाइट्रिक इंडोपेडान, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक इंडोपेडान, formation of nitric indopedan is called alkalinization. समझ में आ गया होगा आई थिंक अब आपको। तो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं इसको कि एक्चुअली ये क्या है। तो इसमें कहा गया है कि जो सॉइल कोलाइडल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि सॉइल का कोलाइड है या क्ले पार्टिकल है, इनके ऊपर क्या होता है, सोडियम आयन एड्सॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, बेस एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा। बेस एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब है कि मान लो कोलाइड के ऊपर ऑलरेडी कोई आयन है। अब कोलाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्ले पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, सभी को पता है। और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव आयन कोई मान लो प्रेजेंट है, कैल्शियम। अब सोडियम अगर सॉइल में एक्सेसिव अमाउंट में हो गया है तो ये सोडियम क्या करता है, इस कैल्शियम को उस एक्सचेंजेबल साइट से हटा देता है और वो कैल्शियम आ जाता है सॉइल सोल्यूशन में, वो लीच कर जाता है और सोडियम एड्सॉर्ब हो जाता है, जिससे सॉइल जो है कौन सी बन जाती है, आपकी एल्कली सॉइल बन जाती है। कौन सी बन जाती है, एल्कली सॉइल। तो इससे बनने वाली सॉइल जो है वो आपकी एल्कली सॉइल कहलाएगी, या इसी को हम लोग सोडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी हम इसको समझाते हैं। देखो, मान लो हमने कह दिया ये कोई क्ले पार्टिकल है, ये कोई क्ले पार्टिकल है, ठीक है। इस क्ले पार्टिकल के ऊपर जो है, इस क्ले पार्टिकल के ऊपर आयन एड्सॉर्ब है कैल्शियम, इसकी एक्सचेंजेबल साइट पे क्या है, कैल्शियम, ठीक, ये कैल्शियम प्रेजेंट है। अब मान लो किसी भी कारणवश क्या हुआ, सोडियम की मात्रा ज्यादा हो गई सॉइल में, किसकी मात्रा, सोडियम की मात्रा। तो यहाँ पर 2 सोडियम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 हैं रिप्लेस करने के लिए। तो जैसे ही हमने मान लो हमने ये क्या किया, अब इसको देखो, अब ये कैसे, बेस एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी बेस है ये भी बेस है, तो ये सोडियम क्या करेगा, इस कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। ये सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर अब एक्सचेंजेबल साइड पे क्या आ जाएगा, यहां पर एक्सचेंजेबल साइड पे आ जाएगा अब सोडियम, सोडियम यहां पर क्या आ गया, एक्सचेंजेबल साइड पे सोडियम आ गया और कैल्शियम बाहर निकल गया, 2 कैल्शियम। तो जब ये कैल्शियम बाहर हो गया, इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, अब लीच कर जाएगा। अब मान लो यहाँ पर कोई दूसरा बेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक एग्जांपल और दे देते हैं हम, ठीक है। मान लो इस कोलाइडल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैग्नीशियम एड्सॉर्ब है, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम बना दिया, ये भी बेस है, ठीक। अब मान लो सोडियम जैसे ही बढ़ा सॉइल में, तो ये सोडियम क्या करेगा, इसको मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा, क्लियर। तो ये मैग्नीशियम जो है जब रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पर अब एक्सचेंजेबल साइड पे क्या आ जाएगा, सोडियम, यहाँ पर सोडियम आ गया और यहाँ पर 2 मैग्नीशियम बाहर हो गया, खत्म कहानी। ये क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा। तो सॉइल का पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, सॉइल का पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस एल्कलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, या आप पूरा और करके लिख सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट, ओ सॉरी, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट and sodium bicarbonate NaHCO3 in soil is known as alkalinization। तो देखो ये भी सोडियम ही तो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली कहने का अर्थ वही है। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, अब आपको समझ में आ गया होगा,
और ये कहां पर होगा, ये भी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में होगा। कहां पर, जहां पर रेनफॉल कम होती होगी वहीं पर होगा। ठीक है, रीजन हमने आपको बता दिया है। एल्कलिनाइजेशन क्या होता है ये बता दिया है, और इसमें कौन सा इंडोपेडान डेवलप हो जाता है, तो हमने इंडोपेडान का नाम भी बता दिया है, जिसका नाम है नाइट्रिक इंडोपेडान। समझ में आ रही बात? चलिए, तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो ये आपका एल्कलिनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको डीसैलिनाइजेशन। क्या? डीसैलिनाइजेशन। डीसैलिनाइजेशन, डीसैलिनाइजेशन। देखो, डीसैलिनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, सैलिनाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। सैलिनाइजेशन में क्या हो रहा था, सॉल्युबल साल्ट जो है वो एक्युमुलेट हो रहे थे, इसमें क्या होंगे, सॉल्युबल साल्ट जो है वो लीच कर जाएंगे सरफेस सॉइल से, है ना। हाँ, तो लिख लो, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट, रिमूवल ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट। अब ये जो है सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट जो है वो क्या हो जाते, रिमूव हो जाते, किसके द्वारा रिमूव होंगे, बाई लीचिंग। और लीचिंग क्या होती है आपको पता है, जब कोई साल्ट या न्यूट्रिएंट वाटर के साथ बहुत डीपर लेयर में चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो लीचिंग समझ में आ गया होगा। तो बाई लीचिंग फ्रॉम द सरफेस सॉइल, फ्रॉम द surface soil or out of section of soil profile, out of section of soil profile, section of soil profile is called desalination। डीसैलिनाइजेशन बनने वाली सॉइल क्या कहलाएगी। अब देखो, ये इसको हमने थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको बताएंगे। देखो क्यों बताएंगे, क्योंकि जब आप साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ोगे तब आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि डीसैलिनाइजेशन में एक्चुअली हो क्या रहा था। इससे जो सॉइल बनती है वो सैलाइन एल्कली सॉइल बनती है। इस प्रोसेस से कौन सी बनेगी, सैलाइन एल्कली सॉइल। तो देखो यहाँ पर दोनों नाम ऐड हैं। देखो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि तुम लोगों को थोड़ी बात में समझ में आ जाएगा। नहीं तो जब साल्ट अफेक्टेड सॉइल का डिटेल लेक्चर आएगा तो हम आपको इसका प्रॉपर रीजन देंगे कि इसमें क्या है, एक्चुअली ये है क्या। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दोनों नाम हैं, सैलाइन भी है और एल्कली भी है। इसका मतलब ये है कि इस सॉइल में दोनों के गुण हैं, दोनों के गुण हैं। मतलब सैलाइन सॉइल के भी गुण हैं और इसमें एल्कली सॉइल की भी प्रॉपर्टी है, दोनों के हैं। अब ऐसा कैसे हुआ है, कैसे हुआ है ये, तो एक्चुअली होता ये है कि जो सैलाइन सॉइल है, ध्यान से देखो इधर, हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जो आपकी सैलाइन सॉइल है, इस सैलाइन सॉइल में किस तरह के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, हमने जस्ट अभी बताया था, न्यूट्रल साल्ट, सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट, यानी कि सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहां पर 2 लिख देते हैं, बाकी के आप लोग देख लेना। इसमें ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से समझना कि कोई सैलाइन सॉइल है जिसमें न्यूट्रल साल्ट प्रेजेंट है ऑलरेडी, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में है, लेकिन अब उस सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट के अलावा कोई बेसिक साल्ट भी आ जाते हैं। बेसिक साल्ट कौन से, ये वाले, ये जो यहां पर हमने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, ये बेसिक साल्ट हैं। ये एक्चुअली कैसे हैं, बेसिक साल्ट हैं। तभी सॉइल का पीएच जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि नेचर बेसिक है तो बेसिक पीएच ज्यादा होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि सर हमने यहां पर जो लिखा हुआ है, हमने जो लिखा हुआ है सैलाइन सॉइल, कि सैलाइन सॉइल में ये वाले साल्ट प्रेजेंट है न्यूट्रल। अब इसी सॉइल में बेसिक साल्ट और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मींस सोडियम कार्बोनेट आ जाता है कहीं से और सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है कहीं से। तो अब देखो इस सॉइल में क्या होगा, दोनों तरह के साल्ट हो गए। ये बेसिक हैं, ये कैसे हैं, ये बेसिक हैं, है ना, ये बेसिक हैं, और ये आपके क्या है, न्यूट्रल हैं। तो अब देखो, अब सॉइल में दोनों की प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक साल्ट आ गए एल्कली सॉइल वाले और सैलाइन सॉइल वाले तो ऑलरेडी थे। तो यही सैलाइन सॉइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सैलाइन एल्कली सॉइल में।
मतलब पहले सैलाइन सॉइल थी जिसमें सॉल्युबल न्यूट्रल साल्ट की प्रॉब्लम थी, अब उसी सॉइल में क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक्युमुलेट हो गए आके, यानी कि ये जो बेसिक साल्ट है ये एक्युमुलेट हो गए आके। अब सोचो यही सैलाइन सॉइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सैलाइन अल्कली सॉइल में। तो यहां पर रिमूवल लिखा है, एक्चुअल जब हम आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल बताएंगे तब ये पॉइंट हम और क्लियर करेंगे आपको अच्छे से। तो वेट करिए उस सॉइल का, वो सॉरी उस सेशन का, ठीक है, जब हम आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल पढ़ाएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया है, सैलाइन अल्कली सॉइल डेवलप होगी इससे। साथ ही साथ में ये कहां पर होगा, ये होगा आपका सब ह्यूमिड रीजन में, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, वहां। चलिए तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वन इज, अगला जो है, अगला या लास्ट हम कह सकते हैं इसको, आपने सुना होगा डिग्रेडेशन। क्या सुना है, डिग्रेडेशन, या हमने आपको लिखा होगा डी एल्काइजेशन, ठीक है, इसे लिख लो डी एल्कलिनाइजेशन, या इसी को हम लोग कहेंगे डिग्रेडेशन, 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 या इसी को हम लोग कहेंगे सोलोडाइजेशन। इसको एक नाम और दिया गया सोलोडाइजेशन, सोलोडाइजेशन। अगर आपने वहां नहीं लिखा था कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, इसे सोलोडाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, सोलोडाइजेशन या सोलिडिफिकेशन, ठीक है। चलिए तो इसको हम समझाते हैं एक्चुअली ये क्या है, ठीक, ध्यान से सुनना तभी ये समझ में आएगा। तो देखो डी एल्कलाइजेशन मतलब एल्कलाइजेशन का जस्ट उल्टा। तो उसमें क्या था, एक्सचेंजेबल सोडियम एक्युमुलेट हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस एंड साल्ट, लिख लो रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस एंड साल्ट्स। सॉइल से क्या होता है, सोडियम आयंस और साल्ट जो है वो लीच कर जाते हैं, तो यानी रिमूव हो जाते हैं बाय लीचिंग आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम आयंस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम आयंस, रिजल्टिंग surface soil pH is about, resulting surface soil pH is about 6। कितना हो जाता है सरफेस सॉइल का पीएच, 6 हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिग्रेडेशन या डीएल्कलाइजेशन। डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं, हम थोड़ा सा इसको बना के दिखा देते हैं, और है ना, मान लो ये कोई सॉइल कोलाइड है, ठीक है, इस पर क्या था, एक्सचेंजेबल सोडियम था, याद है सभी को, मैंने क्या बताया था, एक्सचेंजेबल सोडियम, है ना। तो यहाँ पर हम एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्सचेंजेबल साइड पे सोडियम का एब्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक है, और हमने क्या कहा, इसको लीच करा देते हैं, ठीक। मान लो वाटर है, वाटर के साथ दिया, ठीक है। तो अब वाटर के साथ दिया, वाटर में क्या, हाइड्रोजन आयन है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ये जो है इसके एक्सचेंजेबल साइड पे अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और सोडियम जो है वो क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा, क्या कर जाएगा, लीच कर जाएगा, खत्म। तो ये जो है एक्चुअली सब सरफेस में आ जाता है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस सॉइल को ना थोड़ी गहराई में 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एक सरफेस सॉइल और एक सब सरफेस। तो यहाँ पर हमने कह दिया ये सरफेस सॉइल है, और ये हमने कह दिया सब सरफेस सॉइल है। क्या है, सब सरफेस सॉइल है। तो ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पर एक्सचेंजेबल सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है इस सॉइल में, ठीक। तो क्या हुआ, ये सोडियम जो है, अब सोडियम की वजह से सॉइल का पीएच क्या था, ज़्यादा था। भाई अल्कली सॉइल का पीएच क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। तभी मैं सोच रहा था कि जो ये चैप्टर है आपको प्रॉपर उसी में समझाऊं, मतलब कि ये जो चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं, जैसे जो कुछ प्रोसेस है, उनको हम साल्ट अफेक्टेड सॉल्ट समझाऊं, लेकिन तब भी हम एक आइडिया दे देते हैं। सोडिक्स जो हमने अभी अल्कलाइजेशन में बताया था आपको, उसमें हमने एक्सचेंजेबल सोडियम को ज़्यादा बताया था, और बताया था कि सॉइल का पीएच ज़्यादा होता है। तो मान लो जब ये सोडियम जो है लीच करके आ जाता है कहाँ पर, सब सरफेस सॉइल में, तो अब ये सोडियम की वजह से पीएच ज़्यादा था, लेकिन अब ये सोडियम रिमूव हो गया है, तो अब पीएच क्या हो जाएगा सॉइल का,
अब सॉइल सरफेस का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब सॉइल सरफेस का पीएच कम हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, सॉइल सरफेस का पीएच 6 हो जाएगा और यहाँ का पीएच बढ़ जाएगा, इसका पीएच 8 हो जाएगा। तो जो आपका इसमें जो सॉइल बनती है वो कौन सी बनती है, प्रोसेस हम बता देते हैं। इससे सॉइल जो बनेगी इस प्रोसेस से, वो बनेगी डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। कौन सी बनेगी, डिग्रेडेड सोडिक सॉइल। समझ में आ गया? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बस ये लेक्चर ही खत्म होता है सॉइल फार्मेशन वाला। उम्मीद है कि आपने सॉइल फार्मेशन अच्छे से पढ़ा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद तो यही है। बाकी आप लोग कमेंट करना मत भूला करो। अगर आप ये सेशन देखते हो और आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में ये पूरी सीरीज़ को शेयर करना है। अगला टॉपिक जो है आप लोग कमेंट में बताओगे कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, नहीं तो हम अपने मन से कोई टॉपिक एक ले आएंगे सॉइल साइंस का जो आपको टफ लगता होगा। ठीक है, हम उसको इजी वे में समझाएंगे जैसे कि हम पिछली क्लासेस को समझाते रहे। ठीक है, तो बाकी इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो स्टूडेंट आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी आपको क्लासेस लाने वाले हैं। लेकिन बैच जो है वो ऑलरेडी स्टोर पे आ चुका है आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी का, और ये है एग्रीकल्चर महापैक। इस समय जो है हर कोर्स पे एग्रीकल्चर के 80% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप Y826 से डिस्काउंट कोड का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपको मेंटोरशिप प्लस डिस्काउंट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करना चाहते हो 3x वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 27 मंथ के लिए एग्रीकल्चर महापैक अभी मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको 80% या 81% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1% कॉइन भी मिलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है Y826 से। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार देते रहना है आपको वीडियोस को और क्लासेस को। थैंक यू, मिलते हैं फिर। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।